हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपीज। केएमपीज आपको पता ही है, केएमपीज मींस की मैनेजरियल पर्सोनल्स। की मैनेजरियल पर्सोनल, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, केएमपी मतलब जो कंपनी के टॉप लेवल के लोग हैं, एग्जांपल कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी का सीएस, ये सब के सीईओ, ये सब किस में आते हैं? केएमपी में आते हैं। भी हम पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे केएमपी की। कहने को ये नया चैप्टर है, लेकिन ये एक्चुअल में डायरेक्टर्स का ही पार्ट है। आपको मैंने जब डायरेक्टर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि डायरेक्टर्स में सेक्शन 149 से लेकर 205 तक आपको पढ़ने होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स में हमारी बुक में हम लोगों ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, तीसरा मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, और चौथा है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। जब हम इन 4 चैप्टर्स को जोड़ देते हैं तब जाकर बनता है कंप्लीट डायरेक्टर हमारी बुक के अकॉर्डिंग। लॉ मेकर के अकॉर्डिंग लॉ मेकर ने डायरेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। एक अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, तीसरा अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। वो इंटर कॉर्पोरेट लोन वाले को लॉ मेकर ने अलग से कोई चैप्टर नहीं बनाया, वो हमने बनाया था। इंटर कॉर्पोरेट लोन लॉ मेकर ने मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर वाले चैप्टर में ही कवर कर रखा है, इंटर कॉर्पोरेट लोन इन आरपीटी वाला, और हमने उसको अलग से चैप्टर बना रखा अपनी बुक में। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं डायरेक्टर्स, जब मैं बोलता हूं कंप्लीट डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स 4 चैप्टर को जोड़ के बनेगा हमारी बुक के अकॉर्डिंग। अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, और चौथा इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। जिसमें से 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, बस ये केएमपी वाला आज हम कर रहे हैं। बाकी के 3 खत्म हो चुके हैं, आप लोगों को पता है। तो आज हम एक केएमपी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूं तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सिस्टम रहेगा। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 196 से लेकर 205 तक। इसके अंदर हम सेक्शंस पढ़ेंगे। जो इस चैप्टर में फॉर्म सीरीज होगी वो फॉर्म एमआर सीरीज होगी। एमआर बना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से, एमआर। अच्छा, आपको पता होगा ना, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जैसे हम डायरेक्टर पढ़ रहे थे वहां पे फॉर्म डीआईआर सीरीज कहते हैं। डीआईआर 1, डीआईआर 2, डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो डीआईआर 12 जाता है, डायरेक्टर की कंसेंट डीआईआर 2 में लेते हैं। वो हमने अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन चैप्टर वाले पर पढ़ा था, है ना। जब हम वो वाला क्या चैप्टर, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ते थे, वहां पे फॉर्म एमबीपी सीरीज के थे, फॉर्म एमबीपी 1, एमबीपी 2। तो सेम यहाँ पे जो फॉर्म है वो एमआर सीरीज के, उसमें ऐसे होगा यहाँ पे नाम, फॉर्म एमआर 1, एमआर 2 ऐसे। प्लस साथ में आपको क्या पढ़ने हैं? रूल्स पढ़ने हैं, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल्स 2014, जो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं ये। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और इसमें आज की क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर को, जो इस चैप्टर का डेफिनेशन पोर्शन है, ऑफिशियली कोई बड़ा सेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। ये देखो, यहां से अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। इससे ऊपर तक जो कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन तक आज की क्लास में सिर्फ यहां तक खत्म करेंगे। इसको डेफिनेशन पोर्शन इस चैप्टर का बहुत खत्म करेंगे, और इसमें भी बहुत एनालिसिस है, जरा अभी हम पढ़ेंगे। देखना बड़ा ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे। अच्छा, एक चीज आपको याद होगा, मैंने बताया था, कंपनीज जो होती है, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट होती है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये बात मैंने पहले भी जिक्र की हुई है कहीं ना कहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वैसे मैं लीगल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है होल टाइम डायरेक्टर। और होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है मैं भी बताऊंगा। अभी मैं टेक्निकल वे में बात नहीं कर रहा, एक मैं जनरल वे में समझाऊंगा अगर मैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क होता है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, जो रोजमर्रा की सारी चीजों का ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल होल टाइम डायरेक्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी के एमडी, ये भी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में आ सकते हैं। हाल भी मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो एग्जीक्यूटिव में खाली होल टाइम डायरेक्टर आते हैं, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर एमडी भी बन सकता है। तो इसलिए वो अभी आगे जाके बात करेंगे होल टाइम डायरेक्टर एमडी कौन होता है, सर समझा रहा हूं। सीधी सी भाषा में जो डेली बेसिस की फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, रोज आ रहा है, रोज काम देख रहा है, कंपनी में चल रहा है ढंग से, ऐसे डायरेक्टर्स को हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होगा? इसी का उल्टा, जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म नहीं करते।
एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, एटसेट्रा। ये वो लोग हैं जो पर्टिकुलर मीटिंग में आते हैं या कभी कभार आते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो है कि साल में अगर 4 बार, जितनी बार भी बोर्ड मीटिंग होगी वो सिर्फ तभी आएगा, किसी पर्टिकुलर मैटर पे एडवाइस अगर उससे चाहिए तो आप एडवाइस लो, वो एडवाइस देकर चला जाएगा, बदले में उसको सिटिंग फीस मिलती है, बैठने के लिए पर मीटिंग के हिसाब से क्या मिलती है, फीस मिलती है। और पार्ट टाइम डायरेक्टर जनरली वो होते हैं जो ये भी या तो पर्टिकुलर मीटिंग में आएंगे या फिर ये हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, इस तरीके से आएंगे, ये डे टू डे फंक्शनिंग नहीं देखते, कभी कभार आते हैं। तो ये भी इस कैटेगरी का पार्ट हो गए, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का। तो बेसिकली कंपनी में अगर मैं जनरल वे में बात करूं, टेक्निकल वे में तो एग्जीक्यूटिव कौन होता है आगे जाके बात करेंगे। द सिंपल भाषा में जो डे टू डे फंक्शनिंग संभालते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो डे टू डे फंक्शनिंग नहीं संभालते वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो अभी वो क्या बोल रहा है, कहता था एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट। आ गई ना बात, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और इनका काम क्या होता है, कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग को संभालना। और ये जो बड़े बड़े केएमपी हैं, जितने भी केएमपी हैं, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग संभालते हैं टॉप लेवल पे रहकर। आगे, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज यूज्ड द टर्म की मैनेजरियल पर्सोना टू डिफाइन द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। आ गई ना बात, कंपनी एक्ट ने इस एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को ही, जो सीनियर लेवल पे, जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं कंपनी में, उसको नाम क्या दिया है, केएमपी, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को। द की मैनेजरियल पर्सोना आर द पॉइंट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। अच्छा, यहां पे ना वर्ड यूज कर रहा है स्टेक होल्डर, नॉट शेयर होल्डर। देखो, स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म देन शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर में कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी के वेंडर्स, है ना, सारे लोग आते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज, ये सब किसमें कवर होते हैं, स्टेक होल्डर्स में। मतलब उसके कहने की सेंस ये है कि जब भी कोई आउटसाइडर बंदा कंपनी से डीलिंग करता है तो उस कंपनी में डील करने के लिए, मान लो उसको करोड़ रुपए का, मान लो कोई मैं वेंडर हूं, मेरे को उस कंपनी को माल सप्लाई करना है, या मैं कोई बहुत बड़ा कस्टमर हूं, मेरे को उस कंपनी से माल हैवी लेवल पे खरीदना है, तो कह रहा सबसे पहले मैं किससे डील करूंगा, कंपनी के टॉप लेवल के लोगों से मैं कोशिश करूंगा। देखो, आप भी ये चाहते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपकी सबसे पहली कोशिश होती है उसके मालिक से डायरेक्ट बात हो जाए ताकि उसकी डील अच्छी बैठे। तो सेम आपकी पहली कोशिश ये होती है कि आप कंपनी के केएमपी से, मतलब जनरली फर्स्ट कांटेक्ट होते हैं। व्हाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ओवरसाइट, इट इज द केएमपी हु आर रिस्पांसिबल फॉर नॉट जस्ट लेइंग डाउन द स्ट्रेटजी एज वेल एज इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, जो टॉप लेवल पे कंपनी की स्ट्रेटजीज बनती है, कंपनी आगे क्या करेगी, किस तरीके से करेगी, और वो सब चीजें, स्ट्रेटजीज को बनाना प्लस उसको इंप्लीमेंट करवाना किसका काम होता है, केएमपीस का। अब वो जो स्ट्रेटजी बन गई वो ढंग से इंप्लीमेंट हो पा रही है नहीं पा रही है, उसको ओवरसाइट काम करने का किसका होता है, डायरेक्टर्स का। इसका जो नॉर्मल डायरेक्टर्स होते हैं वो केएमपी से थोड़ा सा नीचे होते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल पे केएमपी ही हो गए, की मैनेजर, नाम से की मैनेजरियल, सबसे ऊपर की चाबी इन्हीं के हाथ में है, की है। पूरी कंपनी के मैनेजरियल लेवल पे यही लोग हैं, पूरी कंपनी की फंक्शनिंग यही संभालते हैं टॉप लेवल से। जो बाकी जो स्ट्रेटजीज बनाना है, उस स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना सब इनका काम है, लेकिन वो स्ट्रेटजीज ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, उसको ओवरसाइट करना, चेक करना डायरेक्टर्स का काम है। चैप्टर 13, मतलब चैप्टर 13 मेरी बुक का नहीं है, एक्ट का, कंपनी एक्ट, आपको पता है 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड 7 शेड्यूल में, तो कंपनी एक्ट का चैप्टर 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल्स कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल थ्रू 2014 डील विद द लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपीस इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर और मैनेजरियल रेम्युनरेशन, सेक्रेटरी और एक्सेट्रा। मतलब इसमें एमडी कौन होता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। मैनेजर, ये मैनेजर वो वाला मैनेजर नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर जो कंपनी में होते हैं वो वाला मैनेजर, ये टॉप लेवल मैनेजर है, जिसको हम दा मैनेजर भी बोलते हैं, जो एमडी के लेवल का बंदा होता है, ये जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स होती है, मेजर कंट्रोल होता है। अब ये कौन होता है इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। कह रहा था उन सब के बारे में, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको कितना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पहली डेफिनेशन, क्योंकि हम इस चैप्टर का नाम ही अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन ऑफ केएमपी, तो केएमपी में कौन कौन से बंदे आते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। की मैनेजरियल पर्सोनल, इसकी डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 51 में। अब ये क्या बोलता है, द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज अ न्यू कांसेप्ट कॉल्ड केएमपी, क्योंकि ओल्ड कंपनी एक्ट में ऐसा केएमपी नाम का कोई कांसेप्ट नहीं था। कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं था, 2013 वाले कंपनी एक्ट में आया था। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 51 की मैनेजरियल पर्सोनल रिलेशन टू अ कंपनी मींस, अच्छा मींस मतलब फाइनल, मतलब ये जो हम इन्होंने नाम लिखे हैं हम सिर्फ इन्हीं को केएमपी मानेंगे, इसके अलावा किसी और को केएमपी नहीं मानेंगे। तो अब कंपनी में केएमपी में कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले कौन आ रहा है, द सीईओ और द एमडी और द मैनेजर, मतलब इन तीनों में से कोई एक, आप इन तीनों में से किसी एक को क्या बना दो, केएमपी, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही बंदा बनेगा। अगर सीईओ और एमडी और द मैनेजर,
वैसे एक चीज मैं बता दूं नॉलेज के लिए भी, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिस कंपनी में द मैनेजर होता है उस कंपनी में एमडी नहीं होता। ऐसा क्यों लॉजिक है भी बताऊंगा, लेकिन सीईओ हो सकता है अलग से। तो ले देखिए इन तीनों में से कोई एक ही बंदा क्या बनेगा, केएमपी बनेगा, कोई एक, इन तीनों में से एक। दूसरा द कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा एक चीज और, अब ये दा, अच्छा दा का मतलब क्या होता है, सिंगल, ए एन दा पढ़ा था ना, तो ए एन दा में ये सब सिंगल के लिए यूज होता है, लेकिन द स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक मींस द कंपनी सेक्रेटरी, द सीईओ। अब इसका क्या मतलब है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कंपनी में अगर सीईओ एमडी में या द मैनेजर, इन तीनों में से किसी एक को केएमपी बनाओगे। दूसरा कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी सीएस, अब इनसे बताने के मतलब द सीएस लिखा है, तो होता पता है क्या है, अब इसको ना बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब द सीएस का मतलब है वन सीएस। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक कंपनी में एक ही सीएस होता है, ऐसा नहीं है। एक कंपनी में 10 सीएस भी हो सकते हैं, एक कंपनी में 20 सीएस भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से केएमपी की डेजिग्नेशन खाली एक ही सीएस को मिलेगी। तो मान लो एक कंपनी में 10 सीएस हैं, तो बाकी जो उसमें से जो मेन सीएस, जो हमको लगता है कि सबसे तजुर्बे वाला है, जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम उसको बनाएंगे केएमपी। जो बाकी के 9 सीएस हैं वो कंपनी में सीएस की कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको सीएस का डेजिग्नेशन नहीं दी जाएगी। उनका नाम ऐसे होगा, असिस्टेंट लीगल हेड, है ना, सीनियर लीगल पर्सोनल, असिस्टेंट लीगल हेड, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, इस तरीके से उनको नाम दिए जाएंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट लीगल, लेकिन कभी भी उनको हेड नहीं बनाया जाएगा, केएमपी नहीं बनाया जाएगा, केएमपी उनमें से किसी एक को बनाया जाएगा। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये कि द कंपनी सेक्रेटरी का मतलब सिंगल कंपनी सेक्रेटरी, तो सिंगल मतलब केएमपी खाली एक ही बनेगा। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में सीएस खाली एक ही होगा, सीएस तो 10 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं, जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5 10 20 जो भी रखने उनको रखें, लेकिन उसमें से केएमपी की डेजिग्नेशन खाली एक को मिलेगी, जो मेन हेड सीएस होगा। बाकियों को सीएस की डेजिग्नेशन नहीं मिलेगी। बाकी कोई लीगल हेड होगा, कोई असिस्टेंट जूनियर होगा, कोई कुछ भी होगा, लेकिन उसको सीएस के जो मेन दास, जो कंपनी सेक्रेटरी जिसको डेजिग्नेशन दी गई, जो मेन सीएस है, उसी को केएमपी की डेजिग्नेशन मिलेगी। तीसरा होल टाइम डायरेक्टर, लेकिन मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एमडी और सीईओ और द मैनेजर। इन द एब्सेंस एमडी सीईओ और द मैनेजर, तो पहले पॉइंट में क्या लिखा था, सीईओ एमडी और द मैनेजर। मतलब इसका कहने की सेंस ये है कि होल टाइम डायरेक्टर का अलग कैपेसिटी है। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, नाम से वैसे क्लियर हो रहा होगा, जो कंपनी में पूरा टाइम डिवोट करता है। वो कह रहा है अगर आपने सीईओ एमडी और मैनेजर में से किसी को भी केएमपी नहीं बनाया, तो फिर आप होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी बना सकते हो। मेरे बार बार मेरे कहने की सेंस सुन लो, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा। अच्छा, और अगर मान लो आपने सीईओ एमडी या द मैनेजर में से किसी एक को केएमपी बना दिया है, तो फिर आप होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी नहीं बनाओगे। वो क्या कह रहा है, अगर आपकी कंपनी में एमडी है ही नहीं, सीईओ है ही नहीं, या मैनेजर है ही नहीं, तो आप होल टाइम डायरेक्टर को क्या बना दो, केएमपी बना दो। लेकिन अगर आपकी कंपनी में इन तीनों में से आपने किसी एक को केएमपी बना दिया है, तो फिर आप होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी नहीं बनाओगे। लेकिन अब मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि आप होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करोगे। एक कंपनी में बहुत सारे होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, 3 4 5 6 होल टाइम डायरेक्टर बहुत हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, हम लोगों ने जब अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15। तो होल टाइम डायरेक्टर इज आल्सो अ डायरेक्टर। तो एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर 3 4 5 7 जितने मर्जी हो सकते हैं। तो अब अगर मान लो एक कंपनी में 5 होल टाइम डायरेक्टर है, तो आप सबको केएमपी नहीं बनाओगे, किसी एक को ही केएमपी की डेजिग्नेशन दोगे। और वो भी कब दोगे, अगर सीईओ एमडी और मैनेजर आपकी कंपनी में नहीं है तो। अगर आपकी कंपनी में सीईओ एमडी और द मैनेजर में से कोई बंदा है, तो आप उसी को केएमपी बनाओगे, उसमें से किसी एक को केएमपी बनाओगे। और अगर वो आपकी कंपनी में नहीं है, तो वो क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एमडी और सीईओ और द मैनेजर। अगर उनमें से कोई भी नहीं है, तो आप होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी बना सकते हो। लेकिन अब मेरी बात सुनना, मैं ध्यान से, मैं क्या एनालिसिस जानने वाला हूं। मान लो आपकी कंपनी में सीईओ एमडी और द मैनेजर में से कोई एक बंदा था, मान लो एमडी था, और आपने उसको केएमपी बना दिया। तो अब आपने उसको केएमपी बना दिया, तो आप होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी तो नहीं बना सकते। लेकिन मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि आप होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। आप, अगर आपकी कंपनी में एमडी है, कोई बात नहीं, आप होल टाइम डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं अपनी कंपनी में, और लेकिन उनको केएमपी की डेजिग्नेशन नहीं दोगे। केएमपी की डेजिग्नेशन खाली एमडी को मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी में तीनों में से कोई भी बंदा नहीं है, तो फिर आप होल टाइम डायरेक्टर को ही केएमपी की डेजिग्नेशन दे सकते हो। नेक्स्ट सीएफओ। सीएफओ कौन होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कंपनी का फाइनेंशियल हेड होता है, जो जनरली जितना भी फाइनेंस से लेन देन, कंपनी का पैसे का आना जाना, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज, उस सबको ओवरसाइट करने वाला जो बंदा होता है, जो सारे लोग कंपनी के उसी को रिपोर्टिंग करते हैं, वो कौन होता है, सीएफओ। और ज्यादातर ये सीएफओ बाय क्वालिफिकेशन या तो सीए होते हैं या सीएमए होते हैं ज्यादातर, या जो टॉप 20 स्कूल से एमबीए करके आए होते हैं, तो आईआईएम वगैरह से वो होते हैं। और सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड। कह रहा है इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे के जो एक लेवल नीचे के जो लोग हैं,
अगर डायरेक्टर्स चाहें तो उनमें से भी किसी एक बंदे को केएमपी बना सकते हैं। मतलब कंपनी में सबसे ऊपर तो कौन हो गए, केएमपी, उसके नीचे कौन हो गए, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के नीचे कौन हो गए, वन लेवल बिलो द बोर्ड बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्टर्स के नीचे एक लेवल वाले ये कौन होते हैं जनरली, ये जनरली होते हैं डिपार्टमेंट हेड। जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, है ना, लीगल डिपार्टमेंट हो गया, उन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं ये जनरली वन लेवल बिलो द बोर्ड होते हैं, क्योंकि अपने आप में तो हेड हैं लेकिन डायरेक्टर्स के नीचे होते हैं, तो इनको हम जनरली वन लेवल बिलो द बोर्ड बोलते हैं। तो अगर कंपनी किसी डिपार्टमेंट हेड को, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को, किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को भी अगर केएमपी का डेजिग्नेशन देना चाहें अगर कंपनी के डायरेक्टर्स, तो दे सकते हैं। इसके अलावा एंड सच अदर ऑफिसर एज मे प्रिस्क्राइब, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे इस लिस्ट के अंदर अगर और लोगों को भी ऐड करना चाहे गवर्नमेंट तो कर सकती है, लेकिन अभी के लिए ये 5 ही लोग केएमपी में आते हैं। तो 5 कौन कौन जाते हैं, सबसे पहले सीईओ और द एमडी और द मैनेजर, इन तीनों में से किसी एक को बनाओगे। दूसरा कंपनी सेक्रेटरी, इसको बनाओगे। तीसरा होल टाइम डायरेक्टर, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर को केएमपी सिर्फ कब बनाओगे, अगर आपकी कंपनी में सीईओ और एमडी और द मैनेजर नहीं है तो। चौथा कंपनी के अंदर सीएफओ, उसको आप केएमपी बनाओगे। अच्छा देखो, अब सीएफओ को लेकर भी वही बात है। अब मान लो कंपनी में 20 सीए है, या कंपनी में 20 सीएमए है, या 10-12 सीए है, 10-12 सीएमए है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी एक सीए को सीएफओ की डेजिग्नेशन दे दी तो बाकी सीए उस कंपनी में रहेंगे नहीं, या बाकी सीएमए उस कंपनी में रहेंगे नहीं। बाकी लोग भी रहेंगे, लेकिन सीएफओ की डेजिग्नेशन खाली एक ही हेड को, एक ही बंदे को मिलेगी, एक ही प्रोफेशनल को। बाकी लोग नॉर्मल अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, है ना, सीनियर फाइनेंस प्रोफेशनल, इस तरीके से अपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, असिस्टेंट फाइनेंस, कुछ भी कैपेसिटी करके अगर वो बनाना चाहो तो बना सकते हो। लेते कहने की सेंस ये है कि जैसे अब जैसे असिस्टेंट लीगल हेड होता है, असिस्टेंट फाइनेंस हेड भी होता है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो एक लेवल डायरेक्टर के नीचे है आप उनको भी केएमपी बना सकते हो। लेकिन समझने वाली चीज ये मैंने बता दिया कि कंपनी में सीए, सीएस, सीएम में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सीएस, इतने सारे सीएस में से खाली एक ही सीएस को केएमपी की डेजिग्नेशन मिलेगी। सेम इतने सारे सीए, सीएम में से खाली एक ही को सीएफओ की डेजिग्नेशन मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, लेकिन काम तो वो लोग भी कर रहे होंगे वहां पे। हाय, तो अब हमारा ये एक डेफिनेशन खत्म हो गई, कौन सी वाली, केएमपी की। अब आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लॉज 54, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस it stipulates that section 2 clause 54 of the company defines the managing director. It stipulates that managing director means our director who, फिर उसमें से 4, अभी आगे बढ़ेंगे, पहले ही रुक जाओ। मैनेजिंग डायरेक्टर मींस आर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस एन इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी बंदे को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दोगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से पहले आपको उस कंपनी का नॉर्मल डायरेक्टर होना जरूरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से पहले आपको उस कंपनी का नॉर्मल डायरेक्टर होना जरूरी है। एमडी हैज टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत कैसे कर रहा है, इट स्टिपुलेट्स दैट मैनेजिंग डायरेक्टर मींस आर डायरेक्टर, तो एमडी होने से पहले वो एक डायरेक्टर होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो अगर मैं अपनी कंपनी है एक्स लिमिटेड, और मैं इस कंपनी के अंदर मान लो किसी मिस्टर ए नाम के बंदे को एमडी बनाना चाहता हूं, और मान लो ये कोई बाहर का बंदा है, इसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो पहले मेरे को इसको डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, एडिशनल डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। आप लोगों ने मेरे से सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर कंसेप्ट पढ़ा था, जब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था। तो हमारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एडिशनल डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। एडिशनल डायरेक्टर क्यों, आपको पता है ना एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको सबसे पहले एमडी बनाने से पहले, क्योंकि किसने बोला एमडी हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट, तो पहले उस बंदे को पहले नॉर्मल डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। जब वो डायरेक्टर बन जाएगा फिर आप उसे एमडी बनाओगे। तो इसलिए क्योंकि वो बोल रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर मींस आर डायरेक्टर, तो एमडी हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट, पहले उसे डायरेक्टर होना जरूरी है। तो अगर कोई एक रैंडम बंदा जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और आप उसे एमडी बनाना चाहते हो, उसका वो कंपनी में ना तो डायरेक्टर है ना कुछ है, तो पहले आप उसे डायरेक्टर बनाओगे फिर आप एमडी बनाओगे। तो जब एक बार आपने उसको एडिशनल डायरेक्टर बना दिया, फिर आप उसे क्या बनाओगे, एमडी बनाओगे। और एक चीज याद रखना, अब इसमें एक ट्विस्ट है, अब इसमें एक ट्विस्ट क्या, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़े नॉलेज वाला पॉइंट है ये, इंडस्ट्री में काम आएगा, बड़ा ध्यान सुनना। अच्छा, एमडी का जो टेन्योर होता है, किसी भी जब आप एमडी को अपॉइंट करते हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर मैं आगे जाके पढ़ेंगे एमडी के बारे में, एमडी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है। एमडी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो एक बार जब आप एमडी अपॉइंट करते हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब सोचने वाली चीज ये, बड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। मैंने बोला एमडी हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट, तो अगर आप किसी मिस्टर ए नाम के बंदे को अगर आप कंपनी में एमडी बनाना चाहते हो तो पहले आप उसे डायरेक्टर बनाओ फिर एमडी बनाना। अब मैंने उसे क्या बोला, पहले आप उसे एडिशनल डायरेक्टर बनाओ। अब एडिशनल डायरेक्टर के साथ दिक्कत यह है
कि एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खाली नेक्स्ट एजीएम तक का होता है। हम लोगों ने वहां पे बात पढ़ी थी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर में कि एडिशनल डायरेक्टर को आप अपॉइंट करो, उसका टेन्योर खाली अगली एजीएम तक का होता है, तो अगले साल की एजीएम पे तो आउट हो जाएगा। अगर वो एडिशनल डायरेक्टर की कैपेसिटी से अगले साल से आउट हो गया तो वो एमडी की कैपेसिटी से भी ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा, क्योंकि एमडी हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट। और अब एमडी 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर तो खाली 1 साल के लिए अपॉइंट हुआ, अगले साल की एजीएम तक के लिए। एडिशनल डायरेक्टर तो खाली अगली एजीएम तक के लिए अपॉइंट होता है। अगली एजीएम पे उसको या तो शेयर होल्डर्स रेगुलराइज कर देंगे, उसे नॉर्मल डायरेक्टर बना देंगे, फिर वो चलता रहेगा। और अदरवाइज अगर उसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट नहीं करा अगली एजीएम पे तो फिर वो आउट हो जाएगा कंपनी से। पहले नॉर्मल एडिशनल डायरेक्टर कंसेप्ट याद है नहीं याद है? पहले मैं वो याद दिलाऊं। एडिशनल डायरेक्टर को जब भी कंपनी के डायरेक्टर से अपॉइंट करते हैं, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, नॉर्मली डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स कहां अपॉइंट करते हैं? एजीएम के अंदर या ईजीएम के अंदर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नॉर्मल कांसेप्ट तो ये है कि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स, क्योंकि पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का। और एज पर सेक्शन 152 जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे तो शेयर होल्डर्स ओआर पास करके उसको अपॉइंट करते हैं। ये हम लोगों ने अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन डायरेक्टर में बात पढ़ी थी। लेकिन मान लो अभी एजीएम ईजीएम बुलवाने में तो टाइम लग जाता है, तो अगर आप एजीएम ईजीएम का ना वेट करते हुए अगर आप किसी डायरेक्टर को जल्दी अपॉइंट करना चाहते हो तो आप उसे एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हो। फिर यहां पे आपको एजीएम की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपनी मीटिंग बुलाकर किसी भी बंदे को डायरेक्टर बनाए थे, उसे हम बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। मगर एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर, क्योंकि अल्टीमेटली मेन पावर तो शेयर होल्डर के डायरेक्टर अपॉइंट करने की, तो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खाली नेक्स्ट एजीएम तक का होता है। जैसे ही अगली एजीएम आएगी उसके अंदर इस एडिशनल डायरेक्टर को वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। वो अलग बात है कि अगर इस एडिशनल डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स उसी एजीएम के अंदर अपॉइंट कर दें, अगर इस एडिशनल डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स उसी एजीएम के अंदर ओआर पास करके अपॉइंट कर दें, तो फिर वो एडिशनल डायरेक्टर कंटिन्यू कर जाएगा अब नॉर्मल डायरेक्टर बनके। और कंटिन्यू कर जाएगा मतलब फिर अब जितने साल के लिए अपॉइंट कर हो सकता है उस शेयर होल्डर उस एडिशनल डायरेक्टर को 10 साल के लिए अपॉइंट कर दें उस एजीएम के अंदर, तो अब वो एडिशनल डायरेक्टर से नॉर्मल डायरेक्टर बन गया, वो 10 साल तक उस कंपनी में रहेगा। अगर शेयर होल्डर ओआर पास करके उसको मान लो 5 साल 8 साल 10 साल जितने टाइम के लिए अपॉइंट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर। की अगर एडिशनल डायरेक्टर को आप कंपनी से आउट नहीं करवाना चाहते, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर तो खाली अगली एजीएम तक का होता है, तो अगली एजीएम पे दो ही चीजें होंगी, या तो वो आउट हो जाएगा, और अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि इसने काम बढ़िया करा है और इसको रखना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स उस एजीएम में क्या करेंगे? उस डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे एक टेन्योर के टाइम के लिए, कि मतलब 5 साल 10 साल एक टाइम फिक्स करके उसको अपॉइंट कर देंगे। तो जब उसे अगर उसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे उसे हम बोलते हैं रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर। ओआर पास करके उन्होंने अपॉइंट कर दिया, अब वो डायरेक्टर उस कंपनी में कंटिन्यू करेगा। अब मैं लिंक क्या कर रहा था, मैंने तुम्हारे को बोला एमडी अपॉइंट होता है 5 साल के लिए और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है खाली नेक्स्ट एजीएम तक का, मतलब मोटा मोटा 1 साल के लिए मान लो। अब आपने किसी बंदे को फर्स्ट टाइम एडिशनल डायरेक्टर प्लस एमडी बना दिया, क्योंकि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, तो आपने उसको पहले डायरेक्टर बनवाया, एडिशनल डायरेक्टर प्लस साथ में एमडी बना दिया। अब एमडी 5 साल के लिए, अब एडिशनल डायरेक्टर तो अगली एजीएम पे आउट हो जाएगा अगर उसको शेयर होल्डर्स ने रेगुलराइज नहीं करा तो मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर अगली एजीएम पे उसको उस डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स ने रेगुलराइज नहीं करा और वो आउट हो गया, तो वो एडिशनल डायरेक्टर की कैपेसिटी से तो आउट होगा, वो एमडी की कैपेसिटी से भी आउट हो जाएगा, भले ही वो एमडी 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, क्योंकि एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है और वो डायरेक्टर की कैपेसिटी से बाहर हो चुका है। लेकिन अगर उस अगली एजीएम के अंदर ही उसको, क्योंकि अगली एजीएम पे उसे वेकेट करना था, अगर उस अगली एजीएम में ही शेयर होल्डर ओआर पास करके उसको अपॉइंट कर देते हैं, उस अगली एजीएम में ही शेयर होल्डर ओआर पास करके उसको अपॉइंट कर देते हैं, वो रेगुलराइज हो गया। अब मान लो अगर अगली एजीएम में उसको शेयर होल्डर्स जो अगली एजीएम में जहां पर उसने आउट होना था उसी एजीएम में शेयर होल्डर्स ने उसको आउट होने से रोक लिया और उसको रेगुलराइज कर दिया, 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, तो अब वो डायरेक्टर बन गया 10 साल के लिए और एमडी था 5 साल के लिए, तो अब वो कंटिन्यू चलता रहेगा कंपनी के अंदर, एमडी के लिए भी, एमडी बन के भी और डायरेक्टर बन के भी। अब ध्यान अब आता है कि 5 साल के बाद, अच्छा ये 1 साल तो यहीं तक निकल गया एडिशनल डायरेक्टर से एजीएम उन तक का, अब उसको एमडी तो बना था 5 साल के लिए, अब उस एजीएम के अंदर वो रेगुलराइज हो गया, नॉर्मल डायरेक्टर बन गया। अब मान लो 5 साल के बाद उसका एमडी का टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन उसका नॉर्मल डायरेक्टर वाला टेन्योर तो 10 साल का था, तो अब जो बैलेंस के 5 साल बचे हुए हैं उन 5 सालों में क्या वो नॉर्मल डायरेक्टर की कैपेसिटी से भी आउट हो जाएगा? नहीं, अब वो नॉर्मल डायरेक्टर चलता रहेगा। देखो एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है, डायरेक्टर बनने के लिए एमडी बनना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आई है? मैंने क्या कहा कि एमडी हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट, तो आपने एमडी बनाया 5 साल के लिए, तो एमडी के लिए पहले डायरेक्टर बनाया उसको, तो एडिशनल डायरेक्टर अगली एजीएम तक ही है, अगली एजीएम पे वो आउट ना हो जाए तो इसलिए उसको शेयर होल्डर्स ने रेगुलराइज करके 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, तो 1 साल ये निकल गया, तो अब आगे के 10 साल के लिए मतलब टोटल 11 साल हो गए, तो अब आगे टोटल 11 साल हो गए, तो अब एमडी का 1 साल निकल चुके, क्योंकि जब तक वो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर चल रहा था तब तक एमडी का टेन्योर भी चल रहा था, एमडी के अब 4 साल अभी भी बचे हुए हैं और यहां पे उसको 10 साल के लिए और अपॉइंट कर दिया गया, तो अब ये 4 साल एज अ एमडी पूरे करेगा,
जैसे ही एमडी के 5 साल पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक उसने पहले पूरा कर लिया, 4 जब ये और पूरे करेगा, जैसे ही एमडी के 5 साल खत्म हो जाएंगे, तो अब उसके बाद अभी इसके यहां पे 6 साल बचे हुए हैं ना एमडी वाले, क्योंकि 1 साल पहले वाला वो प्लस 10 साल के लिए और अपॉइंट हुआ था, वो डायरेक्टर 11 साल के लिए था टोटल। तो अब जो बैलेंस के जो 6 साल बचे हैं वो नॉर्मल डायरेक्टर कंटिन्यू करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब एमडी के टेन्योर से आउट होगा तो वो डायरेक्टर के टेन्योर से ऑटोमेटिक आउट नहीं होगा, लेकिन अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी से आउट होगा तो एमडी की कैपेसिटी से आउट हो जाएगा, क्योंकि एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, डायरेक्टर होने के लिए एमडी होना जरूरी नहीं है। ये कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। आई होप समझ आ गया होगा एक ही बार में, नहीं समझ आया होगा तो वीडियो बैक करके सुन लेना, लेकिन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, एमडी हैज टू बी अ डायरेक्टर हु। अभी एमडी बनेगा कैसे, एमडी बनाने के 4 रूट हैं। किसी भी डायरेक्टर को देखो, पहले एमडी होता कौन है मैं तुम्हें बताऊं। एमडी एक ऐसा बंदा है जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स है। अच्छा, सब्सटेंशियल पावर्स का मतलब है बड़ी बड़ी पावर्स, लाइक स्ट्रेटेजी बनाना, लाइक एक कंपनी से दूसरी कंपनी का टेक ओवर करना है, तो ऐसी पावर के लिए डिसीजन लेना एमडी के हाथ में है। मर्जर के लिए डिसीजन लेना, मतलब बड़े बड़े डिसीजन लेना किसके हाथ में होता है, एमडी लोगों के हाथ में होता है। इनको हम बोलते हैं इनके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स है। तो एक कोई भी नॉर्मल डायरेक्टर कंपनी का, अगर आप उसको सब्सटेंशियल पावर्स दे दोगे उसके हाथ में, तो वो एमडी हो जाएगा। अब उसको सब्सटेंशियल पावर देने के 4 रूट है, ये 4 रूट्स हैं। आप इनमें से किसी भी एक रूट के थ्रू उसको क्या दे सकते हो, सब्सटेंशियल पावर। देखो अभी ना नीचे बता रहा है कि सब्सटेंशियल पावर में क्या क्या नहीं आता, उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि सब्सटेंशियल पावर में क्या क्या नहीं आता। तो जो इस डेफिनेशन में नहीं आ रहा, मतलब बाकी सब सब्सटेंशियल पावर्स हैं। एग्जांपल देखो बता रहा है, पहले मैं नीचे पढ़वाता हूं फिर ऊपर पढ़वाऊंगा वो 4 रूट के हैं। द एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 54 एक्सक्लूड्स administrative act of a routine nature when authorized by the board, such as power to draw and endorse check on behalf of the company, to draw negotiable instrument on behalf of the company, to sign any share certificate, to direct registration and share transfer फ्रॉम द सब्सटेंशियल पावर मैनेजमेंट। मतलब कह रहे हैं जो कंपनी के रूटीन नेचर के वर्क होते हैं ना, किसी को चेक काट के देना, किसी से पेमेंट रिसीव करना, चेक लेना, चेक देना, है ना, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना, कह रहा है ये सब सब्सटेंशियल पावर्स में नहीं आता। अच्छा, ये सब सब्सटेंशियल पावर में नहीं आता, तो मतलब आपके पास अगर ये सब पावर है छोटी मोटी, तो आप कंपनी का एमडी नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास कंपनी की बड़ी बड़ी पावर्स हैं, आपको कंपनी का मर्जर लेने के लिए आपसे अप्रूवल लिया जा रहा है, कंपनी का टेक ओवर करने के लिए आपसे अप्रूवल लिया जा रहा है, इसका मतलब आपके पास कंपनी की क्या है, सब्सटेंशियल पावर्स है। तो उसने ये नहीं बताया सब्सटेंशियल पावर्स क्या होती है, लेकिन उसने ये बताया कि सब्सटेंशियल पावर में जो रूटीन नेचर के छोटे मोटे वर्क हैं ये सब कवर नहीं होते। तो बड़े लेवल के वर्क अगर आपको दिए जा रहे हैं तो आपके पास सब्सटेंशियल पावर्स हैं, है ना। अब मेरे कहने की सेंस ये कि मैंने क्या बोला, तो इसका मतलब कंपनी का कोई भी नॉर्मल डायरेक्टर है, अगर आप उसको ये कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स उसके हाथ में दे दोगे तो वही डायरेक्टर क्या कहलाएगा, एमडी कहलाएगा। तो एमडी कोई अलग से कोई कैपेसिटी नहीं है, मतलब एमडी एक नॉर्मल डायरेक्टर ही है, मगर उसके हाथ में सब्सटेंशियल पावर्स हैं, स्ट्रेटजी बनाना, कंपनी के टॉप लेवल पे बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करना, तो अब उसको ये सब पावर दे दी गई है, तो वही डायरेक्टर क्या बन जाएगा, एमडी बन जाएगा। तो अब वो क्या बोल रहा है, एमडी हैज टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट। तो लिखा ना, इट मींस मैनेजिंग डायरेक्टर मींस आ डायरेक्टर हु, जिसके पास हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स, जिसके पास क्या है, कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स द डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ द एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। और कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई ऐसा बंदा जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स हैं लेकिन उसको नाम एमडी का नहीं दिया हुआ, उसको नाम कोई और दिया हुआ है, तो वो भी एमडी कहलाएगा, भले उसका नाम कोई और है। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं, सीईओ, ये जो कंपनी के सीईओ होते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी एमडी है, एमडी का ही दूसरा नाम सीईओ है। तो कुछ लोग कंपनी में एमडी को एमडी बोलते हैं, कुछ लोग कंपनी में एमडी को सीईओ बोलते हैं। तो वो यही कह रहा है अगर एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके पास सेम पोजीशन है, मतलब जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स हैं, भले ही भाई उसका नाम जो मर्जी हो, भले बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड मींस भले आप उसको एमडी ना बोलते हो, उसका नाम कोई और दे रखा हो, जैसे मैंने दिया एग्जांपल लेके बता दिया सीईओ, तो वो भी एमडी कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, एमडी कहलाएगा। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स है वो कंपनी का एमडी है। अब भले आप उसको एमडी का नाम दो, आप भले उसे सीईओ का नाम दो, अगर उसके हाथ में सब्सटेंशियल पावर्स हैं तो वो एमडी है। ये बात समझ आ गई। और एमडी हैज टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट, ये बात मैंने बता दी। अब आप उसे एमडी बनाने के लिए जो सब्सटेंशियल पावर्स देनी है, वो सब्सटेंशियल पावर देने के 4 रूट हैं। पहला, बाय वर्च्यू ऑफ एओए ऑफ अ कंपनी, मतलब अपने आर्टिकल्स में लिखवा दे कंपनी कि भाई हम इस वाले बंदे को कंपनी का एमडी बना रहे हैं, इसको हम सब्सटेंशियल पावर दे रहे हैं, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, जिसको भी आप बनाना चाहते हो। नेक्स्ट, बाय एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, या आपकी कंपनी उस बंदे से जिसको आप एमडी बनाना चाहते हो एग्रीमेंट कर ले, साइन कर ले कि आज से तुम्हारी कंपनी का एमडी है, तेरे पास हमारी कंपनी की सब्सटेंशियल पावर है। तीसरा, बाय रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग, रेजोल्यूशन पास मींस ओआर पास करवा लिया जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स से पास करवा लिया ओआर जनरल मीटिंग में, और आपने उसको क्या बना दिया, एमडी बना दिया। आपके पास ये वाला रास्ता भी है। चौथा, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बाय पासिंग बीआर,
तो मतलब आपके पास चार रास्ते हैं, आप किसी भी डायरेक्टर को कंपनी का एमडी बनाना चाहते हो, और एमडी बनाने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आप उसको सब्सटेंशियल पावर कंपनी की देना चाहते हो। जैसे आप उसके अंदर सब्सटेंशियल पावर दोगे मतलब मेजर पावर उसके हाथ में दे दोगे कंपनी की, तो एमडी बन जाएगा। तो मेजर पावर उसको जो देनी है वो चार रूट से दे सकते हो, या तो आप एओए में लिखवा कर दे दो, या आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लो, या शेयर होल्डर से परमिशन लेके ओवर पास करा के उसे आप एमडी बना दो, या डायरेक्टर से परमिशन लेके बीआर पास करा के उसे एमडी बना दो। तो आपके पास सारे रास्ते हैं। इसी के साथ आपका अब आगे लाइन देखो क्या बोलता है, लाइन देखो मैंने क्या डाली है। एज पर अबव डेफिनेशन अ पर्सन हैज टू बी अ डायरेक्टर बिफोर ही कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैंने बोला ना, क्योंकि उसने क्या बोला था, एमडी मींस आर डायरेक्टर। तो अगर किसी बंदे को आपने एमडी बनाना है तो उसको पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। देयरफॉर इफ अ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट अ पर्सन एज एमडी हु इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही हैज फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161। तो अगर आप किसी बंदे को एमडी बनाना चाहते हो और वो नॉर्मल डायरेक्टर भी नहीं है, तो पहले आप उसे एडिशनल डायरेक्टर बनाओ, फिर एमडी बनाना। और फिर मैंने आगे क्या होगा मैंने वो भी बता दिया। मैंने बताया एमडी का टेन्योर 5 साल का होता है, और एडिशनल डायरेक्टर तो खाली नेक्स्ट एजीएम तक अपॉइंट होता है। तो मैंने तो बताया अगर नेक्स्ट एजीएम पे वो आउट हो गया तो उसे एमडी के टेन्योर से भी आउट होना पड़ेगा। तो उसे एमडी के टेन्योर में अगर रोकना है तो उसको नेक्स्ट एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स फटाफट क्या कर दें, अपॉइंट कर दे, उसको रेगुलराइज कर दे 5 साल 7 साल 10 साल के लिए, जितने मर्जी साल के लिए भी। तो एक बार वो अगर रेगुलराइज हो गया तो उसके बाद वो नॉर्मल डायरेक्टर के टेन्योर पे अगर चलता रहेगा तो एमडी के टेन्योर पे 5 साल तक चलता रहेगा। हाँ, अगर एमडी का टेन्योर उसका 5 साल का खत्म हो गया और नॉर्मल डायरेक्टर का टेन्योर बचा हुआ है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी, नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए एमडी बनना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्टर के टेन्योर से बाहर हो गया तो एमडी के टेन्योर से बाहर होना पड़ेगा। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर इज वेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, बट ही नॉट नेसेसरी हैव द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द मैनेजमेंट। अ कंपनी में देयरफॉर हैव मोर देन वन एमडी। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, मैंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर वो जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स है। अब मैंने ये थोड़ी बोला कि सारी सब्सटेंशियल पावर उसी के पास है। मान लो कंपनी में 20 या 30 मैटर ऐसे हैं जो हमें लगता है कि सब्सटेंशियल मैटर हैं, जो बड़े लेवल के मैटर हैं, तो हमने 20 मैटर में से मान लो 10 मैटर किसी एक डायरेक्टर को सौंप दिए कि इस पर डिसीजन आप लोगे, और 10 मैटर किसी एक डायरेक्टर को सौंप दिए कि इसके ऊपर डिसीजन आप लोगे। तो इसका मतलब एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी भी हो सकते हैं। तो वो ये कह रहा है, देखो क्या बोला, मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा बंदा है इसके पास सब्सटेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन हमने ये नहीं बोला कि सारी सब्सटेंशियल मैनेजमेंट उसी के पास है, क्योंकि सारी उसके पास नहीं है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत सब्सटेंशियल मैनेजमेंट देखी तो ऐसा भी सकता है कुछ सब्सटेंशियल पावर एक डायरेक्टर को दे दो, कुछ सब्सटेंशियल पावर एक डायरेक्टर को दे दो। तो अगर आपने एक कुछ इसको दे दी कुछ इसको दे दी तो कंपनी में 2 एमडी भी हो सकते हैं। वो ये कहना चाह रहा है देयरफॉर अ कंपनी में हैव मोर देन 1 एमडी। ये हमारे को बात समझ आ गई। तो अब हमारा ये एमडी वाला कंसेप्ट हो गया खत्म। अब आता है होल टाइम डायरेक्टर। अब ये कौन होता है ये समझते हैं। अब आगे पढ़ो होल टाइम डायरेक्टर, इसमें बड़ा एनालिसिस है। होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स, अच्छा पहली बात तो यहां पे मींस नहीं लिखा है, इंक्लूड्स लिखा है। होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स आर डायरेक्टर। अच्छा पहली बात है इंक्लूड्स आर डायरेक्टर मतलब होल टाइम डायरेक्टर हैज टू बी डायरेक्टर। बस यहां पे भी सेम कंसेप्ट है, जैसे एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी था, यहां पे भी होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। लाइन बड़ी सुनना पड़े ध्यान से, क्या है यहां पे लाइन के लिखी है, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब वो कह रहा है कि होल टाइम डायरेक्टर डायरेक्टर होना जरूरी है, साथ में वो कंपनी में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी डिवोट कर रहा है टाइम। इसका मतलब अगर कोई बंदा पार्ट टाइम डायरेक्टर है, अगर कोई बंदा कंपनी का पार्ट टाइम डायरेक्टर है, डायरेक्टर वो फुल टाइम नहीं है, डायरेक्टर वो पार्ट टाइम है, लेकिन इन डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मींस, मगर वो कंपनी में नौकरी होल टाइम डिवोट करता है। एग्जांपल वो कंपनी का साथ में सीएस भी है। अब वो सीएस की नौकरी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक करता है, साथ में कंपनी ने उसको डायरेक्टर भी बना रखा है पार्ट टाइम की, तुम साथ में थोड़ा बहुत डायरेक्टर वाले काम भी देखते रहना, तो वो होल टाइम डायरेक्टर ही कहलाएगा। देखो दो तरीके के लोग हैं, एक वो वाला बंदा जिसको पूरा टाइम ही डायरेक्टर की कैपेसिटी में डिवोट करने के लिए रखा है, भाई तुम हमारी कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर हो, सारा दिन तुम कंपनी में देखोगे ढंग से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो होल टाइम डायरेक्टर है ही। मैंने दूसरी चीज क्या बोली कि इसका एनालिसिस क्या निकाला कि अगर कोई बंदा फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर पार्ट टाइम है, लेकिन वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में टाइम डिवोट कर रहा है किसी भी कैपेसिटी में, हो सकता है वो कंपनी का फुल टाइम सीए हो सकता है फुल टाइम सीएस हो सकता है फुल टाइम सीएमए हो, तो वो सीएस या सीएमए वाली कैपेसिटी में फुल टाइम जॉब कर रहा है, साथ में कंपनी ने उसे पार्ट टाइम डायरेक्टर बना दिया है, तो वो पार्ट टाइम डायरेक्टर प्लस होल टाइम एम्प्लॉयमेंट वो होल टाइम डायरेक्टर ही कहलाएगा। क्या बोल रहा है होल टाइम डायरेक्टर? वो ये नहीं बोल रहा कि एज अ डायरेक्टर होल टाइम डिवोट करे, नहीं, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स आर डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में होल टाइम डिवोट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में डिवोट करे या किसी और तरह कैपेसिटी में डिवोट करे। तो मैंने दो बातें इससे एनालिसिस निकाली। क्या? पहली बात, होल टाइम डायरेक्टर हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट, वो तो होना जरूरी है। दूसरी चीज समझने वाली है कि अच्छा अगर नहीं है वो अगर किसी बंदे को आप होल टाइम डायरेक्टर बनाना चाहते हो और वो नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है, तो पहले आप उसको नॉर्मल डायरेक्टर बनाओ, सेम वही वाला कंसेप्ट, फिर आप उसको होल टाइम बना दो। अच्छा अब इसमें एक चीज और,
पहले उसे आप एडिशनल डायरेक्टर बना दो, फिर आप उसको होल टाइम, अगर आप उसे टाइम डिवोट करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिक होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या बनाई कि अगर मान लो कोई बंदा फुल टाइम एम्प्लॉई है किसी और कैपेसिटी में, सीएससी सीएमए कैपेसिटी में वो वाला काम कर रहा था, वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गई, प्लस आप उसे पार्ट टाइम डायरेक्टर बना दोगे तो वो डायरेक्टर प्लस होल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गई, तो वो भी होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा। तो देखो मैंने नीचे एक नोट डाल भी दिया, इट मींस दैट एनी पर्सन हु इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल एज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इन सम अदर कैपेसिटी शैल बी कंसीडर्ड एज अ होल टाइम डायरेक्टर। तो अगर कोई बंदा पार्ट टाइम कैपेसिटी में डायरेक्टर है और अदर कैपेसिटी में फुल टाइम डिवोट कर रहा है, तो वो होल टाइम डिवोट कर रहा है इन एम्प्लॉयमेंट प्लस डायरेक्टर भी है, तो वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा। और अगर आप उसे फुल किसी अदर कैपेसिटी में ना काम करवा के अगर उसे डायरेक्टर बनाकर पूरा टाइम डायरेक्टर की कैपेसिटी में भी काम करवाना चाहते हो तो भी वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा। और अगर आप उसे पूरा टाइम डायरेक्टर की कैपेसिटी में ना काम करवा के डायरेक्टर कैपेसिटी में पार्ट टाइम काम करवाना चाहते हो प्लस किसी नॉर्मल उसकी जो नौकरी वो कर रहा है उस कैपेसिटी में से फुल टाइम काम करवाना चाहते हो तब भी वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा। A whole-time director is in the whole-time employment of the company. Whole-time director devote their entire time and attention to the business affairs of the company. They cannot accept the office of whole-time director in any other company. They may, however, accept ordinary directorship within the limit prescribed by Section 165 of the Company Act 2013. यही रुक जाओ, इसका क्या मतलब है समझाता हूं। जब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, जब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने एक सेक्शन 149 पढ़ा था। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि भाई एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज हमने ये देखी थी, सेक्शन 165 पढ़ा था, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि एक कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हो तो आप होल टाइम तो यही डिवोट कर रहे हो, तो फिर आप बाकी किसी और कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप बाकी की 19 कंपनियों के अंदर पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकते हो। अभी मैंने क्या बोला, एक डायरेक्टर 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, होल टाइम डायरेक्टर इज आल्सो डायरेक्टर। तो वो कह रहा है अगर आप एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हो तो आप किसी दूसरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसका सिंपल लॉजिक है कि जब आप होल टाइम एक ही कंपनी में डिवोट करो तो दूसरी कंपनी में होल टाइम कैसे डिवोट करोगे। लेकिन एक डायरेक्टर तो 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, तो अगर आप एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर बने तो आप एक कैपेसिटी आपने यूज करी, तो बाकी की 19 कंपनियों में अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आप पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो वही कह रहा है, देखो क्या लिखा है, A whole-time director devote entire time and attention to the business affairs of the company. पूरी business affairs एक ही कंपनी में वही देखता है। They cannot accept the office of whole-time director in any other company. तो अगर आप एक कंपनी में whole-time director हो तो किसी दूसरी कंपनी में whole-time director नहीं हो सकते, लेकिन they may however accept ordinary directorship within the limit prescribed by section 125। और ordinary directorship की लिमिट कितनी है, 20 डायरेक्टर्स की, कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर आप एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर होगा तो एक तो यही हो गया, प्लस बाकी 19 कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर तो नहीं बन सकते किसी दूसरी कंपनी में, लेकिन बाकी 19 कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकते हो। तो वो यही कह रहा है, देयर आर वेरियस डेजिग्नेशंस designated, they are designated by various names, example executive director, technical director, finance director, whole time director etc। मतलब whole time director के कई नाम है, आप उसे executive director बोल लो, आप उसे technical director बोल लो, आप उसे finance director बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। It may be noted that a person has to be a director before he can be appointed as whole time director। मैंने क्या बोला, whole time director includes a director, तो यहाँ पे भी जैसे MD बनने के लिए director बनना जरूरी था, ऐसे whole time director बनने के लिए भी director बनना जरूरी है। Therefore, if a company wants to appoint a person as a whole time director who is not a director of the company, he has to be first appointed as additional director in section 161। तो पहले उसे आप डायरेक्टर बनाओ, उसके बाद अगर आप उसे होल टाइम कैपेसिटी में किसी और कैपेसिटी में भी काम करवाना चाहते तो करवा लो, तो फिर वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाएगा। अब आता है मैनेजर। ये मैनेजर मैं वापस बोल रहा हूं, ये तो तीसरी डेफिनेशन है, अभी आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, केएमपी की डेफिनेशन में सीईओ आता है, एमडी और मैनेजर आता है। एमडी कौन होता है हमने समझ लिया, अब हम मैनेजर के बारे में समझते हैं, और होल टाइम डायरेक्टर आता है, होल टाइम डायरेक्टर भी कौन होता है हमने समझ लिया। अब मैनेजर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर, ये फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो वाला मैनेजर नहीं है। ये मैनेजर का मतलब है द मैनेजर, और मैंने आपको बताया कि ये एमडी के लेवल का ही बंदा है, एमडी के लेवल का, टॉप लेवल का बंदा है। और एक चीज खासियत पता है क्या है, यहां पे क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 53 ऑफ द कंपनी एक्ट, मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल, यहां पे डायरेक्टर नहीं लिखा। अच्छा, एमडी की डेफिनेशन में क्या लिखा था, एमडी मींस अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। तो एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी था, लेकिन मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। मैनेजर कैन बी एनी इंडिविजुअल। तो अगर आप किसी कंपनी को किसी बंदे को दा मैनेजर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप उसको पहले डायरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे मैनेजर में लिखा है एमडी मींस एन इंडिविजुअल नॉट डायरेक्टर। लेकिन अगर एमडी बनाना है तो एमडी हैज टू बी डायरेक्टर, बस पहले डायरेक्टर बनाना पड़ेगा फिर एमडी बनोगे। और मैनेजर के लिए आपको पहले डायरेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा किसी भी इंडिविजुअल को मैनेजर बना सकते हो। अच्छा, एमडी और मैनेजर का रोल सेम है। मैनेजर भी वही बंदा है जिसके पास कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स हैं, मतलब सारी मेन पावर्स उसी के पास हैं। लेकिन इसमें और एमडी में फर्क क्या है, इसके पास अगर आपने कंपनी में दा मैनेजर अपॉइंट करा तो इसके पास कंपनी की या तो होल पावर्स होती हैं या फिर सब्सटेंशियली द होल होती है। सब्सटेंशियली मींस ऑलमोस्ट 90% के आसपास इसी के पास होती हैं।
होल सब्सटेंशियली मतलब मेजर उसी के पास होती है। तो इसका मतलब अगर सारा कंट्रोल आप ही के हाथ में है तो इसका मतलब जैसे आपने पढ़ा था कि एमडी के पास सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं लेकिन होल नहीं होती। कुछ आपने एक डायरेक्टर को दे दी, कुछ सब्सटेंशियल पावर किसी दूसरे बंदे को दे दी, इसलिए एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी भी हो सकते हैं, 2 एमडी भी हो सकते हैं। लेकिन मैनेजर वाले केस में क्योंकि सारी की सारी सब्सटेंशियल पावर मैनेजर के पास ही होती है तो एक कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर नहीं हो सकता। और अगर आपने सारी की सारी सब्सटेंशियल पावर इसी को दे दी तो फिर जिस कंपनी में मैनेजर होगा उस कंपनी में एमडी नहीं होगा। लॉजिक बता दिया, लॉजिक समझ आ गया क्यों? क्योंकि मैनेजर के पास भी सब्सटेंशियल पावर होती है, एमडी के पास भी सब्सटेंशियल पावर होती है, मगर एमडी के पास होल नहीं होती, कुछ होती है। तो आप एक अगर चाहो तो आप एमडी को होल पे दे दो, चाहो तो कुछ सब्सटेंशियल पावर एक एमडी को दे दो, चाहो तो कुछ सब्सटेंशियल पावर दूसरे एमडी को दे दो, इसलिए एक कंपनी में एक से एमडी हो सकते हैं। लेकिन मैनेजर एक ऐसा बंदा है जिसके पास होल सब्सटेंशियल पावर होंगी, मतलब पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में होगा। तो अगर आपने सारा कंट्रोल इसी के हाथ में दे दिया तो फिर कोई दूसरा कोई मैनेजर हो ही नहीं सकता, ना तो कोई दूसरा मैनेजर हो सकता, ना कोई एमडी हो सकता। जब सारे इसी के पास सब्सटेंशियल पावर तो दूसरे एमडी का क्या रोल और दूसरे मैनेजर का क्या रोल। लेकिन एमडी के पास नॉर्मली होल पावर्स नहीं होती हैं, इसलिए एक कंपनी में एक साथ एमडी हो सकते हैं। लेकिन मैनेजर के पास होल पावर होती है, इसलिए जिस कंपनी में मैनेजर होगा वहां पे ना तो कोई दूसरा मैनेजर होगा ना कोई एमडी होगा। जरा पढ़ना, मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल। और मैंने एक चीज और दूसरा डिफरेंस क्या समझा कि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है। मैनेजर कैन बी इंडिविजुअल who subject to the superintendent's control and direction of the board of director has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company। जिसके पास या तो होल पावर्स है या substantially the whole है, and includes the director or any other person occupying the position of a manager by whatever name called under whether under a contract of service or not। अब इसका क्या मतलब है? प्लस एंड इंक्लूड द डायरेक्टर, मतलब अगर आप किसी डायरेक्टर को भी होल पावर दे दोगे या सब्सटेंशियली द होल दे दोगे तो वो भी द मैनेजर कहलाएगा। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि एमडी बनाना है तो उसको तो पहले नॉर्मल डायरेक्टर बनाना ही पड़ेगा, और उसके पास होल पावर नहीं होती, उसके पास सब्सटेंशियल पावर लेकिन होल नहीं होती। कुछ उसके पास होंगी, कुछ आप किसी दूसरे एमडी को दे सकते हो, तो एक में दो एक से ज्यादा एमडी अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन मैनेजर के केस के अंदर आप किसी इंडिविजुअल को ही अगर होल पावर दे दोगे तो वही मैनेजर इंडिविजुअल द मैनेजर कहलाएगा, या अगर किसी डायरेक्टर को भी होल पावर दे दोगे तो वो डायरेक्टर भी द मैनेजर कहलाएगा। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर आप होल ही पावर किसी को दे दोगे, भले फिर वो इंडिविजुअल है डायरेक्टर हो, तो फिर वो द मैनेजर कहलाएगा। तो द मैनेजर और एमडी में फर्क है कि दोनों पे सब्सटेंशियल पावर है लेकिन एमडी पे होल नहीं होती, द मैनेजर पे होल या सब्सटेंशियल होल मतलब 90% के आसपास नहीं होती है। तो इसलिए जहां पे मैनेजर होते हैं वो वहां पे एमडी की जरूरत नहीं होती। प्लस दूसरी चीज की एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई नॉर्मल डायरेक्टर को भी आप चाहो तो मैनेजर बना सकते हो। तो एमडी मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, और डायरेक्टर हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। It may be noted that the manager of a company need not be a director of that company. He may be a director as well as the manager or simply the manager of the company। आ गई ना बात? तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने वो लाइन डाल दी थी कि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना, सॉरी द मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है। वो डायरेक्टर हो भी सकता है, वो खाली नॉर्मल द मैनेजर मतलब कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी हो सकता है, और सिंपली खाली मैनेजर भी बोल सकते हैं उसको। Since a manager has management of the whole of affairs of the company, a company can have only one manager at a time। आ गई ना बात? क्योंकि मैनेजर के अंदर, मैनेजर के पास ऑलमोस्ट सारी पावर उसी के पास है सब्सटेंशियल, तो एक कंपनी में एक ही मैनेजर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इट में बी नोटेड दैट एज पर द प्रोविजन सेक्शन 196 अ कंपनी में नॉट हैव बोथ एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। आ गई ना बात? और एज पर सेक्शन 196 एक कंपनी में जहां पे एमडी मैनेजर होगा वहां पे एमडी नहीं होगा, और उसका लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि सब सारी की सारी पावर इसी के पास है तो फिर एमडी की जरूरत क्या है। तो इसी का तुम्हारा द मैनेजर कौन होता है खत्म हो गया। अब आता है सीईओ। सीईओ कौन है? मैंने तुम्हारे बताया वैसे ज्यादातर तो जो एमडी होते हैं वही सीईओ होते हैं, उसको सीईओ बोल लो एमडी बोल लो, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे यही बता रहा है, सीईओ मींस एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज। डेजिग्नेट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिसको भी बोल दिया कि तू सीईओ तो वही सीईओ है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बीआर पास करके जिसको बोल दिया तू सीईओ वही सीईओ। तो ले दे के सीईओ के लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन या कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ किसको बनाते हैं? एमडी को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है सीएफओ। अब सीएफओ के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सीएफओ मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज द सीएफओ ऑफ अ कंपनी। मतलब आ पर्सन बोला तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल जिसको भी डायरेक्टर सीएफओ बनाना चाहे बना दे। अच्छा, जनरली देखा ही जाता है कि कंपनी में जो बड़े बड़े टॉप लेवल के सीए होते हैं या सीएमए होते हैं या बड़े बड़े टॉप 20 स्कूल्स के एमबीए होते हैं, उन्हीं को सीएफओ बनाया जाता है। लेकिन आप किसी अनपढ़ को, 12वीं पास को, किसी ग्रेजुएट को भी सीएफओ बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि सिंपल लिखा है भाई। सीएफओ मींस एक ऐसा बंदा जिसको डायरेक्टर ने डेजिग्नेट कर दिया सीएफओ, तो भाई तो वो सीएफओ है। कि सेम सीईओ के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप किसी गवार को भी सीईओ बनाना चाहो तो बनाओ, वो सीईओ है। डायरेक्टर बनाना चाहे तो सीईओ सीएफओ जो मर्जी बनाना चाहो, इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। वो अलग बात है कि देखने को रियल लाइफ में सीएफओ ज्यादातर बड़े बड़े सीए या सीएमए ही होते हैं, या बड़े बड़े टॉप 20 स्कूल के एमबी होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कि जरूरी नहीं होंगे। अगर डायरेक्टर का साला है वो खाली ग्रेजुएट है, मगर डायरेक्टर का साला है, बीवी से निभानी है, तो वो उनको भी सीएफओ बनाना चाहे डायरेक्टर तो बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी सेक्रेटरी। तो कह रहा है कंपनी सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी जो कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के सेक्शन 21C में डिफाइन है।
कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के सेक्शन 21C में डिफाइन है, और वहां पे लिखा हुआ है कि सीएस कौन होता है, जिसके पास सीएस की मेंबरशिप होती है। तो ये हमारी सारी डेफिनेशंस खत्म हो गई पूरी की पूरी। ठीक है जी, अब ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चन बनाए मैंने छोटे छोटे, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हारे को, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। अभी तक का वो बेस समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं गाइस हम, ये मैंने कुछ बनाए हुए हैं, आप अपने नोट डाउन करते रहना इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर। तुम्हारा ये क्वेश्चन मैंने किस पे बनाए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये एमडी के कंसेप्ट पे, होल टाइम डायरेक्टर कंसेप्ट पे, द मैनेजर के कंसेप्ट पे मर्ज करके बनाए हैं क्वेश्चंस। तो इससे तुम्हारी क्लैरिटी और आ जाएगी और तुम्हारे को चीजें क्लियर होती जाएंगी। वैसे मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, आपको आती है। अब पढ़ना शुरू करते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। पहला, whether a person can continue as MD if he ceases means stop to be a director of the company। मैंने अभी ये बात बताई कि MD has to be a director first। तो कह रहा है अगर एक बंदा MD कंटिन्यू हो सकता है, मान लो वो डायरेक्टर के टेन्योर से खत्म हो गया लेकिन वो स्टिल MD रह सकता है। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था एडिशनल डायरेक्टर वाला कंसेप्ट, कि वो एडिशनल डायरेक्टर से आउट हो गया, लेकिन क्या वो MD कंटिन्यू कर सकता है? आंसर इज नो। मैंने क्यों बताया था कि MD हैज टू बी डायरेक्टर फर्स्ट, तो नो रीजन, इट इज अ प्री रिक्विजिट मींस प्री रिक्वायरमेंट टू बी अ डायरेक्टर फॉर बीइंग अ एमडी। एमडी बनने से पहले डायरेक्टर होना जरूरी है। तो अगर आप डायरेक्टर की कैपेसिटी से बाहर हो गए तो आप एमडी की कैपेसिटी से ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी। नेक्स्ट, whether a person can continue as an ordinary director if he ceases to be MD। yes, ये हो सकता है कि मान लो आपका एमडी, वैसे मैंने तुम्हारे को बताया था कि आपने किसी मिस्टर ए नाम के बंदे को 8 साल के लिए डायरेक्टर बनाया हुआ है। 8 साल के लिए क्या बनाया है? डायरेक्टर। नॉर्मल डायरेक्टर आपने उसको 8 साल के लिए अपॉइंट करा, मान लो ऑर्डिनरी डायरेक्टर, प्लस साथ में आपने उसको एमडी भी बना दिया। और एमडी बनाने का मतलब क्या है कि आपने उसको कंपनी की सब्सटेंशियल पावर्स दे दी। और आपको पता है एमडी 5 साल के लिए बनता है। तो अब यही मिस्टर ए डायरेक्टर भी है प्लस एमडी भी, एमडी हैज टू बी डायरेक्टर बस। तो 5 साल के बाद जब उसका एमडी का टेन्योर खत्म होगा, लेकिन डायरेक्टर का टेन्योर तो 3 साल का बचा हुआ है ना, तो वो कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो यही बता रहा है, डायरेक्टर बनने के लिए एमडी बनना जरूरी नहीं है, एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी। तो पहले पॉइंट में ये था कि वो एमडी बना हुआ है और वो डायरेक्टर की कैपेसिटी से आउट हो गया, तो क्या वो एमडी रहेगा? आंसर इज नहीं। दूसरे क्वेश्चन में है कि वो नॉर्मल डायरेक्टर बना हुआ है, अगर वो एमडी की कैपेसिटी से आउट हो गया, क्या वो नॉर्मल डायरेक्टर रहेगा? आंसर इज यस। यस, रीजन इट इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट टू बी एमडी फॉर बीइंग अ डायरेक्टर, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट, whether a company can have 2 or more MDs simultaneously। आंसर इज यस। क्या एक कंपनी में 2 एमडी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा? आंसर इज यस। वेदर अ कंपनी, नॉर्मली 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं होते, अभी हम पढ़ेंगे। वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, जो आपकी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है। मैंने आपको बताया कि तुम लोगों ने देखा होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में पूरा टाइम डिवोट करता है, और आप उसी के साथ उसको सब्सटेंशियल पावर्स भी दे दोगे तो वही एमडी भी बन जाएगा। तो यस, क्या होल टाइम डायरेक्टर एमडी बन सकता है? आंसर इज यस। क्या कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर एमडी बन सकता है? आंसर इज नो। अब उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि ना हमारे ना जो फॉर्म नंबर DIR 12 है, लॉ में तो नहीं लिखा, लेकिन हमारा एक फॉर्म नंबर DIR 12 होता है, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का फॉर्म है। हम लोगों ने जब वहां पे पढ़ा था, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाले चैप्टर में, जब डायरेक्टर को अपॉइंट करने DIR 12 जाता है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि एमडी खाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग संभालता है। अब पार्ट टाइम डायरेक्टर डे टू डे फंक्शनिंग तो संभालता नहीं है, तो इसलिए पार्ट टाइम डायरेक्टर कभी भी एमडी नहीं बन सकता। अब कुछ लीगल कंसेप्ट्स हैं जो हमने वैसे वहां पे पढ़े थे। हम लोगों ने कहां पढ़े थे? हम लोगों ने ये जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने वहां पढ़े थे कि रोटेशनल डायरेक्टर कौन होता है, नॉन रोटेशनल कौन होता है। वहां पे हमने रोटेशनल डायरेक्टर का सेक्शन भी पढ़ा था, 152 सबसेक्शन 6। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि एक, और ये रोटेशनल डायरेक्टर वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था खाली पब्लिक कंपनीज पे लगता है, प्राइवेट पे नहीं लगता। और हमने पढ़ा था कि एक पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, मतलब मिनिमम 2/3, और बाकी कौन होंगे? नॉन रोटेशनल। तो मान लो अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, और उसमें टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं, तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि उस जो टोटल 9 डायरेक्टर है उसमें से 2/3 डायरेक्टर क्या होंगे? रोटेशनल। हम लोगों ने कंसेप्ट वहां पढ़ा था। रोटेशनल का मतलब क्या होता है? जो हर साल रिटायर होंगे, रोटेशनल। तो इसका 9 का 2/3 कितना हो गया? 6 डायरेक्टर्स। और बैलेंस 1/3 क्या होगा? नॉन रोटेशनल। अब ये जो बैलेंस 1/3 नॉन रोटेशनल है, ये जो बैलेंस 1/3 क्या है? नॉन रोटेशनल। अब इस बैलेंस 1/3 में 2 कैटेगरी आएंगी। बैलेंस 1/3 में नॉन रोटेशनल में, मतलब ये कितने होगा? 3 डायरेक्टर। अब ये जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, ये 2 तरीके के होंगे।
एक वो वाले होंगे जो परमानेंट है, इनमें से परमानेंट का मतलब है जो होल लाइफ के लिए अपॉइंट हुए हैं, वो भी इस बैलेंस 1/3 में आएंगे। और दूसरे वो वाले लोग जो रिटायर तो होंगे, रिटायर तो होंगे लेकिन आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर अ फिक्स पीरियड मींस आपने उस डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उसके बाद होंगे, मतलब वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होंगे, मतलब वो हर साल रिटायर नहीं होंगे, वो एक आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 8 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, वो उसके बाद रिटायर होंगे। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है, आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होते रोटेशनल, एक होते नॉन रोटेशनल। तो रोटेशनल आपने पढ़ा था वो होते हैं जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होते हैं, ये कंसेप्ट आप लोगों ने वहां पढ़ रखा है, मैं दोबारा यहां पर रिपीट नहीं कर रहा। उसमें आपने पढ़ा था कि जो रोटेशनल होते हैं वो हर साल रिटायर होते हैं, उनकी जगह पे दूसरे आ जाते हैं। तो ये तो वो हो गए रोटेशनल वाले, और वो कितने होने चाहिए, कम से कम 2/3 ओवरऑल के। हालांकि वो 2/3 भी पूरे एक साल में रिटायर नहीं होते, उस 2/3 का भी 1/3 रिटायर होते हैं, हम लोगों ने वहां पढ़ा था। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अभी के लिए इतना मोटा मोटा याद दिला रहा हूं कि कंपनी में रोटेशनल डायरेक्टर कौन, पब्लिक कंपनी में कंसेप्ट लगता है, प्राइवेट में तो वैसे भी नहीं लगता। तो हर एक पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, बाकी नॉन रोटेशनल। तो जो रोटेशनल होंगे वो हर साल जनरली रिटायर होते हैं, और जो बैलेंस नॉन रोटेशनल है उसमें दो कैटेगरी होती है, एक वो डायरेक्टर जो कभी भी रिटायर नहीं होंगे, जो होल लाइफ के लिए अपॉइंट हुए हैं, और एक वो डायरेक्टर जो रिटायर तो होंगे लेकिन वो हर साल नहीं होंगे, उनका एक फिक्स टाइम पीरियड है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद रिटायर होंगे। तो वो हो गए नॉन रोटेशनल वाली कैटेगरी। तो अब ये पहले जरा पढ़ना शुरू करो। तो रोटेशनल डायरेक्टर वो हो गए मींस अ डायरेक्टर हु इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। नॉन रोटेशनल वो हो गया जो कि लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं है, he shall retire after expiry of fixed term। नॉन रोटेशन का मतलब ये नहीं कि रिटायर नहीं होगा, रिटायर तो होगा, या तो वो एक फिक्स टेन्योर के बाद रिटायर होगा, मतलब 8 साल, 5 साल, 10 साल के बाद रिटायर होगा, या एफ्लक्स ऑफ टाइम, या उसका टाइम खत्म हो जाए तब रिटायर होगा। जैसे कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर कोई भी बंदा 75 ईयर्स के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता। मान लो अगर वो 75 साल का हो गया तो उसके बाद वो डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं हो सकता। अभी हम इस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। उसके लिए अगर कंटिन्यू करवाना है तो कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, एसआर पास करवाना होता है, वो आगे जाकर देखेंगे। लेकिन नॉर्मली एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब जहां पर उसका समय पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन रोटेशन का मतलब ये नहीं कि वो रिटायर नहीं होगा, हो सकता है लेकिन वो हर साल नहीं होगा कि हर साल रिटायर हो गया उसकी जगह दूसरा आएगा, वो एक फिक्स टाइम के बाद रिटायर होगा, या फिर उसका टाइम पूरा हो जाए तब रिटायर होगा। और फिर तीसरी कैटेगरी है परमानेंट डायरेक्टर। परमानेंट डायरेक्टर वो जो कि कभी भी रिटायर ही नहीं होगा, मतलब जो होल लाइफ के लिए अपॉइंट हुआ है। तो ये जो होल लाइफ के लिए परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है ये भी नॉन रोटेशनल की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर कंपनी में पब्लिक, पहली बात तो ये कि प्राइवेट कंपनी में तो रोटेशनल का कांसेप्ट होता ही नहीं, पब्लिक में होता है। तो पब्लिक में 2/3 रोटेशनल होंगे और बैलेंस नॉन रोटेशनल होंगे। तो बैलेंस नॉन रोटेशनल में कुछ डायरेक्टर ऐसे होंगे जो परमानेंट वाले होंगे, और कुछ जो होल लाइफ के लिए अपॉइंट हुए हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो रिटायर तो होंगे लेकिन फिक्स टाइम पीरियड के बाद, 8 साल 10 साल के बाद, वो वाले। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं। क्या रोटेशनल डायरेक्टर एमडी बन सकता है? आंसर इज यस। लेकिन अब रोटेशनल एमडी बन रहा है तो अगर वो रोटेशनल डायरेक्टर एमडी बन रहा है तो जिस साल वो डायरेक्टर की कैपेसिटी से आउट होगा उस साल वो एमडी की कैपेसिटी से भी आउट हो जाएगा, लेकिन वो बन तो सकता है। क्या कोई नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एमडी बन सकता है? आंसर इज यस, वो भी बन सकता है। तो नॉन रोटेशनल के अंदर देखो दो नॉन रोटेशनल में दो तरीके के लोग आते हैं। एक आते हैं वो जो रिटायर तो होंगे फिक्स पीरियड के बाद। तो अगर मान लो कोई 8 साल के लिए डायरेक्टर बनाया है तो वो नॉन रोटेशनल हो गया। एक मिनट रुको गाइस, तो वो गाइस 1 मिनट में को वीडियो बंद करनी पड़ी थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नॉन रोटेशनल में दो तरीके के लोग आ रहे हैं। एक तो आ रहे हैं परमानेंट वाले जो लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट हुए हैं, और एक वो वाले जो एक फिक्स पीरियड के बाद रिटायर होंगे, 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो मान लो अगर आपने किसी बंदे को, तो यहाँ पे हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी, तो पहला तो रोटेशनल डायरेक्टर एमडी बन सकता है, आंसर इज यस। लेकिन जब वो अगले साल अगर क्योंकि रोटेशनल वाला तो हर साल रिटायर हो जाता है, तो जब वो रोटेशनल डायरेक्टर की कैटेगरी से आउट होगा तो वह एमडी की कैटेगरी से भी आउट हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि रोटेशनल डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। अगर उसे रीअपॉइंट सेम मीटिंग में कर दिया तो फिर वो एमडी की कैपेसिटी में बच जाएगा। नेक्स्ट आता है कि नॉन रोटेशनल डायरेक्टर एमडी बन सकता है। नॉन रोटेशनल के अंदर आंसर इज यस। तो अगर मान लो किसी डायरेक्टर को 8 साल के लिए डायरेक्टर बनाया हुआ है, साथ में एमडी भी बना दिया, तो वो नॉन रोटेशनल वाला डायरेक्टर है। तो 5 साल तक वो एमडी का टेन्योर कंटिन्यू करेगा, बैलेंस 3 साल वो नॉर्मल डायरेक्टर वाला टेन्योर कंटिन्यू करेगा। लेकिन क्या कोई परमानेंट डायरेक्टर जो कि अपॉइंटेड फॉर लाइफ है वो एमडी बन सकता है? आंसर इज नो, लॉ मना करता है। अब इसका लॉजिक बताता हूं क्यों। देखो, मैंने अभी तुम्हारे को बताया नॉन रोटेशनल में दो कैटेगरी, एक है परमानेंट वाली जो लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट हुए हैं, इनको आप एमडी नहीं बना सकते। लॉ कहता है कि परमानेंट वाले हैं, लॉ कहता है कि एमडी आप खाली एग्जीक्यूटिव वाली कैपेसिटी को बना सकते हैं जो डे टू डे फंक्शनिंग संभालते हैं। और एग्जीक्यूटिव का लॉ मेकर ने एग्जैक्ट मतलब लॉ में बताया होल टाइम डायरेक्टर, और होल टाइम डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल है। या फिर वो वाले डायरेक्टर जो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिटायर होंगे, मतलब 8 साल 10 साल के बाद रिटायर होंगे, आप उन लोगों को क्या बना सकते हो? एमडी बना सकते हो। लेकिन जो होल लाइफ के लिए अपॉइंट हुए हैं, परमानेंट डायरेक्टर जो बिल्कुल ही लाइफ के लिए अपॉइंट हुए हैं, ऐसे डायरेक्टर को लॉ कहता है आप एमडी नहीं बना सकते। ये चीज ध्यान देनी है।
अब जो है यहाँ पे देखो वो लॉ मेकर ने अलग से सेक्शन में मना नहीं करा, लेकिन वो फॉर्म से निकल कर आती है बात, तो मैंने वो नॉलेज डाली है साथ में। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। देखो whether a permanent director appointed for life can be appointed as MD, नहीं। No, as per form DR12 only an executive director, that is whole time director, can be appointed as MD, and as per section 196(2) a company shall not appoint or reappoint any person is as its whole time director for a period exceeding 5 years at a time. Hence a non executive permanent director, ज्यादातर ये जो permanent director होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव, तो ज्यादातर कंपनी में आता ही नहीं है, मतलब ये डे टू डे फंक्शन ज्यादा नहीं संभालते, लेकिन परमानेंट है, लेकिन ज्यादातर फंक्शन नहीं संभालते। अपॉइंटेड फॉर लाइफ कांट बी अपॉइंटेड एज एमडी, ओनली एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर 5 years कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी। अच्छा, एक तो ये वाला बंदा एमडी बन सकता है, प्लस अगर मान लो कोई ऐसा बंदा जो होल लाइफ के लिए अपॉइंट नहीं हुआ, लेकिन 7, 8, 10 साल के लिए फिक्स टेन्योर के बाद रिटायर हो जाएगा, वो वाला बंदा भी एमडी बन सकता है। ये दो तरीके के बंदे एमडी बन सकते हैं, लेकिन जो पूरी होल लाइफ के लिए अपॉइंट हुआ है, फॉर्म डीआईआर 12 मना करता है ऐसे बंदे को एमडी बनाने के लिए। लेकिन जो बंदा 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए डायरेक्टर बना हुआ है, आप उसको एमडी बना सकते हो कि पहले 5 साल तक वो एमडी है ही है, उसके बाद वो नॉर्मल डायरेक्टरशिप कंटिन्यू कर लेगा। ये बात खत्म हो गई। Whether a person can get MD appointed as MD of two companies simultaneously, एक कंपनी का एमडी दूसरी कंपनी का एमडी भी बन सकता है, आंसर इज यस। तो यस, रेफर सेक्शन। देखो ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो ये पढ़ा था क्या एक कंपनी में 2 एमडी हो सकते हैं, हमने ये पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन 3 में, वो तो ये पॉइंट था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये क्या एक कंपनी का एमडी दूसरी कंपनी का एमडी हो सकता है, आंसर इज यस। एज पर सेक्शन 203 यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन शैल बी पास इन सेकंड कंपनी। तो अगर एक कंपनी का एमडी दूसरी कंपनी का एमडी बनना चाहे, बन तो सकता है, लेकिन दूसरी कंपनी में सेक्शन 2033 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है दूसरी कंपनी के 100% डायरेक्टर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, whether a person can get appointed as MD of 3 or more companies simultaneously with CG approval, no। देखो नए वाले कंपनी एक्ट में एक कंपनी का एमडी खाली 2 ही कंपनी का एमडी बन सकता है मैक्सिमम, मतलब टोटल 2 कंपनियों का एमडी बन सकता है, और दूसरी कंपनी के लिए उसको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। 3 का तो बन ही नहीं सकता। लेकिन ओल्ड कंपनी लॉ में प्रोविजन था, कंपनीज एक्ट 1956 में एक प्रोविजन था कि एक बंदा अगर 2 कंपनी से या ज्यादा कंपनी का एमडी बनना चाहे, 3 का या 3 से ज्यादा का बन सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद। ये ओल्ड कंपनी एक्ट में ऐसा प्रोविजन था, नए कंपनी एक्ट में नहीं है। तो देखो मैंने लिख भी दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 10 बनाया कि whether a person can get appointed as MD of 3 or more companies simultaneously with CG approval। तो ओल्ड कंपनी एक्ट में ऐसा अलाउड था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया नो, CG has no power to give approval for third company in this act। मतलब कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, whether a director can be appointed as manager। अभी हमने पढ़ा था कि जो ये मैनेजर का मतलब है दा मैनेजर, तो अभी हमने पढ़ा था कि दा मैनेजर चाहो तो आप किसी इंडिविजुअल बना लो, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो आप किसी डायरेक्टर को भी दा मैनेजर बना सकते हो। और दा मैनेजर कौन होता है? जिसके पास कंपनी की होल सब्सटेंशियल पावर्स है, और जिस कंपनी में फिर दा मैनेजर होगा वहां पे एमडी नहीं होगा, मैंने बताई थी बात। लेकिन हाँ, ये हमने देखा था कि मैनेजर आप किसी इंडिविजुअल को बना सकते हो, किसी डायरेक्टर को बना सकते हो। तो यस, नाउ ही विल बिकम मैनेजर कम डायरेक्टर, तो एक डायरेक्टर बंदा मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट, whether above person can continue as manager if he ceases to be a director of the company। अब ये जिस बंदे को, जिस डायरेक्टर को आपने मैनेजर बनाया है, अगर मान लो वो डायरेक्टर की कैपेसिटी से आउट हो गया, क्या वो मैनेजर की कैपेसिटी से भी आउट हो जाएगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। देखो यहाँ पे मैंने यस क्यों लिखा है, ये कुछ अलग चीज है। कैन कंटिन्यू एज मैनेजर, ये क्वेश्चन तो मैंने अलग पूछा है ना, क्या वो अगर डायरेक्टर की कैपेसिटी से आउट हो गया, क्या वो मैनेजर की कैपेसिटी में चल सकता है? यस, चल सकता है ना, क्योंकि देखो एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है, मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है। तो अगर वो डायरेक्टर की कैपेसिटी से आउट भी हो गया, वो मैनेजर की कैपेसिटी में चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने लिखा यस, इट इज नॉट प्रीरिक्विजिट टू बी अ डायरेक्टर फॉर बीइंग अ मैनेजर। एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, मैनेजर बनने के लिए कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है। तो अगर आपने किसी डायरेक्टर को मैनेजर बना दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैनेजर वाला टेन्योर पूरा करेगा। और अगर आपने उस मैनेजर को डायरेक्टर की कैपेसिटी से हटा दिया, लेकिन मैनेजर की कैपेसिटी में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, whether a company can have 2 managers simultaneously, आंसर इज नो। क्योंकि अभी मैंने बताया कि देखो एक कंपनी में 2 एमडी इसलिए हो सकती है क्योंकि उनके पास कंप्लीट सब्सटेंशियल पावर नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, तो आप एक थोड़ी थोड़ी पावर बांट सकते हो। लेकिन मैनेजर के पास तो होल सब्सटेंशियल पावर होती है, सब्सटेंशियली तो होल होती है। तो जब एक ही बंदे के पास सारी सब्सटेंशियल पावर चली गई तो दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है, इसलिए एक कंपनी में 2 मैनेजर नहीं हो सकते। Whether a company can have 1 manager and 1 MD simultaneously, आंसर इज नो, ये भी मना है। अभी मैंने बताया जब मैनेजर के पास सारी सब्सटेंशियल पावर चली गई तो एमडी का रोल क्या, फिर जरूरत क्या है वहां पे? तो जिस कंपनी में मैनेजर होगा वहां पे एमडी नहीं होगा, मैंने बात पहले ही बताई थी। Whether a person can get appointed as manager of 2 companies simultaneously, आंसर इज नो। पुराने वाले कंपनी में जैसे एक कंपनी का एमडी दूसरी कंपनी का एमडी बन सकता है, लेकिन एक कंपनी का मैनेजर दूसरी कंपनी का मैनेजर नहीं बन सकता। उसका सिंपल लॉजिक है कि आप एक ही कंपनी में सब्सटेंशियल पावर संभाल रहे हो, आपको यहीं पे इतना टाइम लग जाएगा, आपको दूसरी कंपनी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये 15 क्वेश्चंस थे जो मैंने बनाए थे आपके नॉलेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
ये आपने नोट डाउन कर लेना। तो आज का लेक्चर आपका समाप्त हो गया डेफिनेशन पोर्शन के साथ, ताकि आपका कुछ बेसिक्स क्लियर हो गए हो। बाकी अगली क्लास से आगे के सेक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे, मेन प्रोविजंस को। चलो, अब मजा आया होगा आई होप। और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, ताकि और वाले बच्चों को भी पता लगे कि एनालिसिस क्या होता है, चीजें कैसे पढ़नी है, जो इधर उधर पढ़ रहे हैं। चलो भाई, लव यू ऑल, टाटा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।